अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, आज जी कौमी असम्बली में बड़ी गर्मा गर्मी हुई और पीटीआई के अरकान आपस में ही लड़ पड़े। ऐसा क्यों हुआ और ख़ास तौर पर इकबाल आफरीदी एमएनए पीटीआई के आज बड़ी खबरों की जीनत बने रहे, उसकी वजह क्या थी, उनके बेटे के असाइलम का मामला है क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मुनीम फारूक साहब ने भी एक खबर दी है 28वीं तरमीम के बारे में। बहुत सी जयमगोइयाँ हो रही हैं, पता चल रहा है ये लाया जा रहा है, वो लाया जा रहा है, तो इस पर उन्होंने भी कुछ मज़ीद इंकशाफ किए हैं कि मज़ीद क्या लाया जा रहा है 28वीं तरमीम में। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मुल्क में जो सूरत हाल है जनाब इस वक्त मईशत की, उसके अंदर जो हमें बताए जाते हैं अदादो शुमार भी और विजन्स भी और प्लान्स भी, वो किस तरह एक एक करके फेल हुए हैं इनके, उसके ऊपर भी थोड़ी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि आज कौमी असम्बली में क्या हुआ। तो जनाब, कहानी है कि आज बहुत ही कम तादाद थी कौमी असम्बली में मेंबर्स की। हुकूमत के भी बहुत कम, कोई मेरा ख्याल है शायद 24-25 लोग मौजूद थे, और पीटीआई के भी बड़ी कम तादाद में शायद कोई 10-15 लोग ही मौजूद थे। लेकिन ऐसे में इजलास जारी था जिसके ऊपर जो एमएनए हैं इकबाल आफरीदी, उनकी तरफ से कोरम की निशानदही की गई। और इसके ऊपर पीटीआई के अपने ही लोगों ने उन्हें मना किया कि आप कोरम की निशानदही ना करें। वो चाहते थे कि इजलास जारी रहे ताकि जो इश्यूज़ हैं, महंगाई की बात है, इमरान खान साहब की बात है, दीगर जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, 28वीं तरमीम की बात है वगैरह वगैरह, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो सके। लेकिन चूँकि इकबाल आफरीदी साहब ने कोरम की निशानदही कर दी तो इसके ऊपर एक तलखी हो गई, और उसके बाद हालत ये थी कि आपस में ये इतनी तल्ख कलामी बढ़ी कि ये हाथापाई तक बात चली गई और बड़ी मुश्किल से बीच बचाव हुआ। लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक बात है कि आप आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं रख सकते। मतलब अगर आपने कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपनी जमात से मुशावरत कर लेते हैं, और अगर वो कोई निशानदही कर रहे थे तो उसके ऊपर जो बाकी जमात है वो अपना कुछ सब्र का पैमाना हाथ में रख सकती है। लेकिन एक अजीब सी तलखी हुई और उसके बाद ये सारी सूरत हाल रूनुमा हुई, जो कि यकीनी तौर पर अब ज़ाहिर बाकी लोग इस पर बात तो करते हैं कि भाई इन लोगों को तो कोई और लड़ाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्होंने किसी और से क्या लड़ना है, आपस में ही लड़ लड़ के मरते रहते हैं हर वक्त। तो ये वाली सूरत हाल है। लेकिन इकबाल आफरीदी साहब जो हैं वो इस वक्त एक और वजह से भी बड़ी खबरों की जीनत बने हुए हैं, और वो वजह है तलाल चौधरी साहब का ये इंकशाफ उन्होंने कायमा कमेटी में जो किया। उन्होंने बताया कि इकबाल आफरीदी साहब जो कि सिटिंग एमएनए हैं पीटीआई के, उनके बेटे ने एक ब्लू पासपोर्ट हासिल किया अपने वालिद के असर रसूख के तहत, और उसके बाद बाहर जाकर उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया और पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से पाकिस्तान की जो है वो बड़ी बदनामी हुई है। कितने अफसोस की बात है कि आप एक सिटिंग एमएनए के बेटे हैं और ब्लू पासपोर्ट आप हासिल करते हैं और उसके बाद वहाँ जाके उसको सरेंडर करके असाइलम अप्लाई कर देते हैं। तो ये उन्होंने तलाल चौधरी साहब ने जो इंकशाफ किया, तो उसके बाद इकबाल आफरीदी साहब के ऊपर भी तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो गया। जब उनसे सहाफ़ियों ने उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इकरार तो नहीं किया कि जी ऐसा हुआ है, लेकिन जो उनका जवाब था उससे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद ये बात दुरुस्त ही है, क्योंकि बहरहाल उन्होंने तरदीद नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि यह गलत बात है और क्यों उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बल्कि उन्होंने ये कहा आगे से कि किस किस सियासतदान के असाइलम हैं, पहले ज़रा इसकी भी तो आप डिटेल मालूम करें। और फिर उन्होंने कुछ मुश्किलात का भी जिक्र किया कि जब आप यहाँ पर मुल्क के हालात ऐसे कर दें कि जनाब किसी की चादर चार दीवारी महफूज नहीं है, यहाँ पे कोई कारोबार नहीं कर सकता, हर रोज़ एफआईआरें हैं, मुकदमात हैं, और फिर उसके बाद ये कि आपके मुल्क के माशी हालात भी इस किस्म के हो चुके हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ मुल्क छोड़ के जा रही हैं, तो वहाँ पर एक आम आदमी जो है वो कैसे सरवाइव करेगा। तो मुल्क छोड़कर लोग ना जाएं तो क्या करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे और मुल्क के हालात इस तरह के हैं, तो ये मुल्क तो आपने रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। तो इकबाल आफरीदी साहब ने एक तरह से तौजीह भी पेश की कि अगर उनके बेटे ने बाहर जाके असाइलम लिया है तो ये उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, ये एक मजबूरी है जो इस वक्त बना दी गई है। तो उनकी गुफ्तगू से ये तासुर मिलता है कि जैसे वो इस बात का इकरार ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि ऐसा हुआ है। अब अगर हम इकबाल आफरीदी साहब के एक उसूली मौक़िफ़ की बात करें या अदरवाइज़ पीटीआई के एक उसूली मौक़िफ़ की बात करें तो आप तनकीद बड़े शौक़ से कर सकते हैं कि जी बिल्कुल देखें, आप लोगों को मुहिब्बे वतनी का दर्स देते हैं और ख़ुद जो है आप बाहर जाके असाइलम अप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे बैठ के पीटीआई के लोग हुकूमती लोगों को ये ताने मारते हैं कि जी आपका सब कुछ तो बाहर पड़ा है, बैरून मुल्क आपकी जायदादें हैं और बैरून मुल्क आप जाके सेटल होते हैं, वहाँ रहते हैं।
तो यही काम अगर आप भी करें या आपके बच्चे भी करें तो जाहिर है फिर तनकीद तो एक बराबर ही होगी। तो यहाँ तक तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक वर्जन और भी है। एक वर्जन दूसरा ये भी है कि क्या सिर्फ वाकई इकबाल आफरीदी के बेटे ने असाइलम लिया है। इकबाल आफरीदी तो चले उन लोगों में से है ना जो कि अपोजिशन के रहनुमा हैं, जो कि टारगेट के ऊपर हैं, जो कि आपको पता है कि पीटीआई के रहनुमाओं के साथ और उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या क्या कुछ हुआ है। तो वो तो एक अपना उज़र पेश कर रहे हैं कि जनाब क्या क्या कुछ हो रहा है, तो उसके बाद किसी के पास क्या ऑप्शन रह जाती है। हकीकत तो ये है कि जो इस मुल्क में इस वक्त लोग साहिब इक़्तिदार हैं या पावर्स में हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं या किसी भी तरह कोई अहम पोजीशंस पर हैं, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उनके पास तो इस वक्त इख्तियारात भी हैं, वो तो कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने भी और उनके बीवी बच्चों ने भी बाहर रहने को तरजीह दे रखी है। शहरियत अप्लाई हो रही है, असाइलम लिए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में आपको एक लंबी लिस्ट जो है वो सामने भी प्रोवाइड की जा सकती है कि कौन कौन से पहले भी दौर में रहते रहे हैं, आज भी जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने या इनके फैमिली मेम्बर्स ने असाइलम अप्लाई नहीं किए, या ये लोग बाहर नहीं रहे जाकर, या इन लोगों की बाहर क्या जायदादें नहीं हैं, तो क्या इन लोगों ने अकामे नहीं लिए थे और वहाँ जाके ये अपने आप को अकामे लेकर जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं करार दे रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। तो इसमें एक किसी को सिंगल आउट करना है कि देखें जी इसने इस तरह किया, तो ये जो बात है काफ़ी हैरान कुन है। और जाहिर है इस पे फिर सभी कि अगर ये गलत है तो फिर सभी के लिए गलत है ना। फिर किसी जज के हों, जर्नैल के हों, सहाफ़ी के हों, किसी ब्यूरोक्रेट के हों या किसी सियासतदान के हों, चाहे हुकूमती के हों, फिर किसी ने भी लिया है तो फिर सबके लिए गलत है। फिर आप किसी एक को तो सिंगल आउट कह के नहीं कह सकते कि गलत है। तो ये तो हमारे यहाँ रिवायत है, हम तो देखते हैं बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेसी तो मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी के वाले से सबसे ज़्यादा खबरें आई हैं पिछले 1-1.5 साल में कि उन्होंने बाहर किस तरह से जाके शहरियतें ली हैं और क्या क्या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते फिर रहे हैं। तो एक तो ये कहानी का एंगल है, लेकिन इसके अलावा भी एक एंगल है जो बड़ा सोचने लायक है। अब इसको आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि इकबाल आफरीदी के बेटे की बात है या किसी की बात है। इकबाल आफरीदी तो चलिए एक ऐसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि इस वक्त अताब का शिकार है, जिसके ऊपर आपको हर वक्त रियासत एक गुस्से में नज़र आती है और इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है। लेकिन अदरवाइज़ भी आप मुझे ये बताइए कि एक आम इंसान के लिए इस मुल्क में रहने का क्या जवाज़ रह गया है, क्या उसके पास ऑप्शन है, क्या उसका मुस्तकबिल है। आपने इस मुल्क को क्या बना दिया है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कारोबार बंद हैं लोगों के। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो अब जायंट्स हैं, वो खड़ी होंगी, लेकिन कोई छोटा आम आदमी जो ताजर है उसका तो कोई कारोबार नहीं इस वक्त चल रहा, वो तो कोई प्रॉफिट्स नहीं हासिल कर रहा, और नया तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इस दौर में कोई नया कारोबार जो है वो स्टार्ट किया जाए। नौकरी का हाल ये है कि नौकरियां आपकी महफूज नहीं हैं। आपको हर कंपनी में ये शिकायत आ रही है कि डाउन साइजिंग हो रही है, हर जगह पर इस किस्म के मामला देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए, ज़राअत का हाल देख लीजिए, आप किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, आपकी समझ में नहीं आता कि आप इस मुल्क में रहते हुए सर्वाइव कैसे करेंगे। अगर आप खुदा न खास्ता कोई इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद कर रहे हैं तो बस फिर तो आप भूल ही जाइए ना कि आपको कोई ज़िंदा रहने का भी हक रीज़ है। उसके अलावा भी आप देख लें कि आखिर हम ये कोई सोच रहा है कि ये इनके बीवी इनके बच्चे हैं, ये कैसे फैमिली जो है वो सर्वाइव करेगी। मैं अपनी बात सिर्फ एक मिसाल के तौर पर दे रही हूँ कि कैसे कोई फैमिली जो है वो सर्वाइव करेगी। ये मीडिया वर्कर्स जो इतने 170 आपने निकाले, किसी ने सोचा है कि ये इनके बच्चे कैसे पलेंगे? कोई सोच रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है, चाहे वो किसी भी वजह से कोई नौकरी करने पे मजबूर हैं और उनके साथ जो है वो आप उनको एक झटके में फारिग कर रहे हैं, तो उनके बच्चे कैसे पलेंगे, उनका घर कैसे चलेगा? क्या ये कोई सोच रखता है अपने माइंड में कि ये किस तरह रूह और जिस्म का रिश्ता जो है वो बरकरार है? तो अगर आप यहाँ रह के हम कोई काम नहीं कर सकते, हम कोई नौकरी नहीं कर सकते, हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे, तो हम क्या ये नहीं सोचेंगे कि यार फिर हम इस मुल्क से बाहर जाकर कुछ वहाँ पे तलाश करते हैं अपना रिस्क? तो आपने एक आम पाकिस्तानी के लिए आपने क्या ऑप्शन जो है वो छोड़ी है? वो यहाँ पर रह के क्या करे वो यहाँ पे रह के? एक आम बच्चा है, अगर कोई इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई BS कर रहा है, कुछ कर रहा है, मुझे ये बताएं वो अपने फ्यूचर का क्या सोचे? क्या आपके पास जो 1 करोड़ बच्चा हर साल तालीम याफ्ता होता है,
ग्रेजुएशन करता है और डिग्रियां हासिल करता है, मुझे ये बताएं कि उसके पास उतनी जॉब्स हैं आपके मुल्क में कि आप उसको कहीं पे एडजस्ट कर सकेंगे? हर बंदा क्या इस काबिल होगा कि वो अपने बड़े बड़े एम्पायर्स खड़ा कर ले या वो अपने लिए कोई कारोबार के मौके पैदा कर ले? और अगर वो खड़ा कर भी लेगा, कोई कर्ज ले लेगा, कुछ लेगा, जो आपका ओवरऑल इस वक्त माहौल है मुल्क का, वहाँ पे कुव्वत ख़रीद किसी की रह गई है कि कोई कारोबार आपका चलेगा? तो अब आप मुझे बताएं कि वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब इन तमाम चीज़ों के साथ चलें, ये तो माशी मुश्किलात तो हैं, उसके बाद महंगाई है, एक नॉर्मल बात है कि आपकी जो किचन है वो भी चल रहा हो ना, किसी भी तरह आप कह रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि चलो यार किचन चल रहा है। अब तो किचन चलाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए, 2 वक्त की रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई है, तो वहाँ पर बंदा फिर क्या करेगा? और उसके बाद इन तमाम चीज़ों के साथ फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं उसके साथ एक हर वक्त का खौफ है कि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी पैरा वाला आएगा, आपकी रेडी आके उठा लेगा, कोई ट्रैफिक वार्डन आएगा, आपको 10,000 का चालान आपके हाथ में रख देगा, कोई एकदम वर्दी वाले एकदम चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए एकदम टूट पड़ेंगे आपके ऊपर किसी भी वजह से, बाद में होती रहेंगी तफ्तीशें कि जी क्या डालना है। ये आपने माहौल बना दिया मुल्क का। तो अगर वो बेचारा अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेगा तो वो क्या करेगा? तो इस बात का तो जवाब दें। आपके सैकड़ों ऐसे इनके पीटीआई के लोग हैं, वर्कर्स में और लीडर्स में, जिनके कारोबार आपने तबाह कर दिए, वो कहीं जॉब्स नहीं कर सकते, उनके घर में बच्चे खौफजदा कर दिए। मैं देखती रहती हूँ बहुत से लोग ये आके ताने मार रहे होते हैं, जी ये बाहर जाके जो इस तरह कह रहे हैं, बाहर जाके जो उस तरह कह रहे हैं। तो भाई वो बाहर ना जाते तो वो क्या करते? ये जो हमारे जर्नलिस्ट बेचारे बाहर रहने पर मजबूर हुए हैं, वो क्या करते यहाँ रह के? वो आप ये चाहते हैं कि वो यहीं रहते और वो यहाँ रह के आपकी मारें खाते, आप उनके घर वालों को तंग करते, उनको हरास करते। आप ये चाहते हैं कि वो जेलों में पड़े हुए होते, किसी एक आधे को तो शायद आप फड़का ही देते। तो यानी आप ये चाहते हैं। और अगर वो जान बचा के बेचारे कहीं सर छुपाने पे मजबूर हैं, तो यहाँ बैठ के जो बहुत तुरम खां बने हुए हैं, जो अपने मुंह से एक हक की बात नहीं कर सकते, वो कहते हैं ना जाबिर हक के सामने कलमा हक, जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने की ताब नहीं ला सकते, वो वहाँ बैठ के उन लोगों को बातें सुनाते हैं कि जी वो वहाँ बैठ के ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो भाई आप यहाँ बैठ के कह के देख लें, आपको पता लग जाएगा कि वो वहाँ फिर क्यों बैठे हैं। तो ये आपने जो माहौल बना दिया है, तो मुझे बताइए कि फिर अगर वो इकबाल आफरीदी अपने बेटे को बाहर ना भेजे तो क्या करें? और यहाँ तो फिर हर बंदा ये सोचने पे मजबूर है, यहाँ पे कितने लोग हैं। आज आप लगाएं ज़रा बाहर कोई ऐसा आवाज़ लगाएं ज़रा कि जी यहाँ पे कोई आपको दूसरे मुल्कों के वीज़े मिल रहे हैं, आप देखिए कि क्या सूरत हाल बनती है। तो ये तो आपने मुल्क का हाल कर दिया। हमें ये ढकोसले दिए गए, जी SIFC बन गई है, जी फलां CPEC बन गया, ये गेम चेंजर आ गया, वो गेम चेंजर आ गया। क्या उससे आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट हुई है? क्या उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं? SIFC के बारे में मुझे याद है, SIFC जब बनी थी उसके ऊपर मैं GNN में उस वक्त प्रोग्राम कर रही थी और मैंने कोई उसके ऊपर एक क्रिटिकल क्वेश्चन कर लिया कि जी क्या उसकी परफॉर्मेंस है। खुरम दस्तगीर शायद मेरे साथ प्रोग्राम में थे या कोई इस तरह। तो उसके ऊपर बाकायदा मुझे कहा गया कि भाई इसके ऊपर नेगेटिव बिल्कुल बात नहीं करनी, इसको तो बस सपोर्ट ही करना है, इसके बारे में तो ये कहना है कि जी बस ये तो छा छू गई है। और उसके बाद आप देख लें इस बात को, आज कितने साल हो गए हैं। खुद अंसार अब्बासी साहब की आज खबर है कि पिछले 16 महीने से SIFC की जो सेंट्रल कमेटी है उसका तो इजलास तक नहीं हुआ है। तो कभी आपने SIFC की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, कभी CPEC के पीछे लगा दिया, कभी मादनियात के मिनरल्स के पीछे लगा दिया कि जी ये सब हमारे गेम चेंजर्स हैं। लेकिन गेम तो चेंज हुई है, लेकिन गरीब आदमी की चेंज हुई है, क्योंकि उस बेचारे के पास आज सर छुपाने की जगह नहीं है, क्योंकि उस बेचारे को ये नहीं मालूम है कि उसने अपने बच्चों का पेट कैसे पालना है। तो उसकी गेम तो चेंज हो गई है। वो तो आज ये भी नहीं कर सकता कि इस गेम चेंज होने के बाद कोई आपके खिलाफ आके एक नारा ही लगा दे, एक सड़क पे कोई एहतजाज ही कर ले। वो फिर क्या करता है? वो कहीं अपने रिक्शे जलाता है, कभी बीवी को साथ लेता है, कभी नहर में कूद जाता है, कभी गोली मार लेता है, कभी शारक काट लेता है। वो फिर ये करता फिर रहा है, क्योंकि उसको और कुछ समझ नहीं आ रही कि जी वो सकता नहीं है, बाहर आके चीख सकता नहीं है। तो वो फिर अपनी कभी जान लेता है, कभी जो है वो एक अजीब खामोश जिंदा लाश बन के घूमता है। तो वो यही कर सकता है फिर, जो गेम चेंज आपने उसके लिए कर दी है। बहरहाल अभी भी ऐसा लगता है कि इस निज़ाम के लोगों का दिल नहीं भरा, अभी भी उनका मज़ीद
उनका शौक़ है कि मज़ीद कब्ज़ा हो, मज़ीद चीज़ें, पावर्स, इख्तियारात आ जाए। अभी लेटेस्ट में सुन रही थी क्लिप, मुनीर फ़ारूक साहब बता रहे थे कि 28वीं तरमीम में ये भी तय किया जा रहा है कि जनाब गवर्नर राज अगर लगाने की, चूँकि पावर आपको पता है इस वक्त असम्बली के पास होती है, पार्लिमान के पास होती है, तो वो कहते हैं जी ये बड़ा औखा सा है काम। अब ये देखें ना, ये कोई बात तो नहीं कि अगर कोई हमें वज़ीर आला तंग कर रहा है या कोई पार्टी हमें तंग कर रही है, तो जनाब पहले अब उसकी असम्बली जो है वो करारदाद पास करे, फिर कौमी असम्बली जो है वो करेगी मंजूरी उसकी, तो फिर कहीं जाके जो है वो पूरा होगा सारे लवाजमात, और फिर कहीं इमरजेंसी या गवर्नर राज लगेगा। तो भाई इतनी दिक्कत कौन अब उठाए। तो लिहाजा ये भी एक ऑप्शन आ रहा है बीच में तजावीज़ में कि जनाब अब आप ये करें कि जनाब उठा के ये वाले मामले का इख्तियार भी आईनी अदालत को दे दें। और वो जो महान आईनी अदालत आपने बनाई हुई है, वो तो बनाई इस काम के लिए हुई है कि हर चीज़ पे वो आके मोहर लगाती जाए। तो वो जनाब बस इधर आपका हुक्म हो और उधर जो है वो मोहर लगा दे कि हाँ भाई लगा लो गवर्नर राज। तो भाई जो भी हुकूमत ज़रा इधर से उधर हो, टस से मस हो, ज़रा सी लाइन क्रॉस करे, ज़रा सी अपनी रेजिस्टेंस शो करे, तो उसको जनाब फ़ौरन सीधा कर दो कि आया जे फिर गवर्नर राज। तो ये वाली भी ऑप्शंस जो हैं वो, यानी कि किसी जगह पे जाके लिमिट नहीं हो रही कि जनाब कहीं पे जाके आप कहें कि चलो भाई अब सब कुछ कंट्रोल में है, अपोजिशन कुछ नहीं कह रही, लोग भी बेचारे सड़ के मर के डर के चुप करके बैठ गए हैं, कुछ नहीं कोई कह रहा, तो भाई अब आप ऐसे ही कम से कम नहीं, उससे भी आगे जाना है। तो ये वाला सिलसिला कहाँ जाके रुकना है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अभी ख़बरें इस हवाले से जो हैं वो इसी किस्म की आ रही है कि मज़ीद 28वीं तरमीम के ऊपर जो लोग नहीं मान रहे, जिनमें पीपल्स पार्टी भी है जी, उनको भी टाइटन करने के लिए कभी नैब के केस खोले जा रहे हैं, कभी पिंकी मैडम जो हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कभी और भी बड़े तरीक़ों से उनको आईने दिखाए जा रहे हैं। और अब तो इस्टेब्लिशमेंट के हामी जो सहाफ़ी हैं वो बाकायदा आके कह रहे हैं कि भाई आप तो पूरी इंजॉय करते रहे हैं, सारे गवर्नर्स भी आपके, सब कुछ है, तो भाई अब उसके बाद अब आप इनकार करने की तो पोजीशन में नहीं है, तो सोच ले फिर आपने अपने साथ क्या करना है। तो अब तो ये वाली सिचुएशन आ चुकी है। तो बहरहाल ये पावर के खेल हैं, ये इस तरह ही जारी हैं, लेकिन पावर के खेल आप खेलते रहे, कम से कम आम आदमी को तो जीने दें। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।